तांगे का सफ़र तय हुआ और सामने एक अच्छी खासी इमारत नज़र आई, जिसे सिर्फ रिवायती तौर पर कच्ची सराय कहा गया था, वरना वो कच्ची थी ना सराय थी। अच्छी खासी होटल नुमा जगह थी, जहाँ कमरा मिलने में दिक्कत नहीं हुई। कमरे में आकर सूरज ने कहा, हमारा काम ख़त्म हो गया, आप यहाँ रुको, आराम से रहो। आपके सूटकेस में कपड़ों के अलावा रकम भी है, आप यहाँ खूब घूमो फिरो। पदम प्रधानी जब ज़रूरी समझेंगे आपके पास आ जाएंगे। हम चलते हैं। सूरज चला गया और मैं कमरे में पड़ी मसहरी पर पाँव लटका कर बैठ गया। मेरा सहारनपुर से कभी वास्ता नहीं रहा था, लेकिन वो हमारे आबाओ अजदाद का शहर था। फूफी शमसा और नाना रियाज से वहाँ की बहुत सी दास्तानें सुनी थीं। खुद वालिद साहब भी कभी कभी बड़ी दिलसोजी से यहाँ के किस्से सुनाते थे। उस वक्त ये एहसास कि मैं उन्हीं दास्तानों के शहर में हूँ दिल पर अजीब तरह से असरअंदाज था। बहुत देर तक इसी तरह पाँव लटकाए बैठा रहा। मजीद बैठा रहता अगर एक मुलाजिम किस्म का आदमी अंदर ना आ जाता। कुछ चाहिए बाबू साहब, हमारा नाम जोजी है, कोई ज़रूरत हो तो बता दें। चाय पिलवा दोगे जोजी भाई? मैंने कहा। अभी लाया भाई जी, उसने खुशी के आलम में कहा और जल्दी से बाहर निकल गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अंदाज़ा हो गया था कि मैंने जिस नरमी से उसे जोजी भाई कहा है, इससे वो खुश हो गया है। उसने भी मुझे बाबूजी की बजाय भाई जी कहा। कितने तंग दिल और नुकसान उठाने वाले लोग होते हैं वो लोग जो इंसानों में तखसीस और तफरीक करते हैं। इंसान तो सब यकसां होते हैं। आपकी ज़ुबान की हल्की सी जुम्बश, आपके अल्फाज किसी को इज्जत से पुकार लेते हैं तो आपका क्या बिगड़ता है, लेकिन इसके फ़वाइद का आपको अंदाज़ा नहीं होता। नरम रवि और किसी की इज्जत अफजाई भी इबादत का दर्जा रखती है। जो खुशी उसे मिलती है जिसे आप इज्जत से पुकारते हैं, वो आपका आफाकी मुनाफा है। कुछ देर के बाद जोजी साफ़ सुथरे बर्तनों में चाय लाया। मैंने उससे कहा, जोजी भाई, मैं पहली बार सहारनपुर आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में बताओ। बड़ा अच्छा शहर है जी, पहले ज़्यादा बड़ा नहीं था, अब तो खूब फैल गया है, कई होटल भी बन गए हैं। हमारी सराय पहले कच्ची थी, इसलिए आज भी ये कच्ची सराय कहलाती है। हालांकि मज्जू भाई ने जब इसे पक्का बनाया था तो लोगों ने कहा था कि मज्जू भाई इसे होटल का नाम दे दो, मगर अपने मज्जू भाई ने कहा कि कच्ची सराय का नाम इनके दादा ने रखा था। क्या मैं अपने दादा का नाम भी बदल दूं? जोजी से मैंने सहारनपुर के बारे में बहुत कुछ मालूम किया। मुझे बहुत कुछ मालूम हो गया। बोरिया चरण का करिंदा मुझे यहाँ छोड़ गया था और बोरिया चरण मुतमईन था कि अब मुझे उसका काम करना ही है। मैं यहाँ तक आ गया था, लेकिन दिल में यही ख्याल था कि करूँगा वही जिसका फ़ैसला रोज़े अव्वल से कर लिया है। मुसलमान हूँ, अपना ईमान कभी नहीं बेचूँगा। ये पाक लोग अल्लाह के प्यारे होते हैं, उसके अहकामात को मानकर उसकी इबादत करके उसका कुर्ब हासिल करते हैं। हम गुनहगार तो उनके कदमों की हाक तक नहीं हो सकते। इतना तो कर सकते हैं कि उनके मज़ार मुक़द्दस की बेहुरमती ना करें। बदकार और गंदा साधु मुझे कभी मजबूर नहीं कर सकता कि मैं उसकी नापाक ख्वाहिश पूरी कर दूं। आज का पूरा दिन कच्ची सराय में ही गुजरा। जोजी को मेरी खिदमत पर मामूर किया गया था। बड़ा मासूम सा आदमी था। दिन में उसने अपने बारे में बताया। बस जी, अम्मा है घर में, जवान बहन है, मगर जिन का साया है जी उस पर, दौरे पड़ते रहते हैं। बड़ा इलाज करवाया है, झाड़ फूंक भी करवाई है, एक मौलवी से भी इलाज कराया, मगर जिन बड़ा बकट है। मौलवी की खूब पटाई की, वो इलाज छोड़कर भाग गया। बस जी, अल्लाह ही मालिक है। कोई रिश्ता भी नहीं आता, कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा। हालांकि मामू के बेटे से ठेकरे की मांग की थी, मगर ठेकरे में ही जा पड़ी। मामू ने साफ इनकार कर दिया। वो बड़े लालची हैं, कहते हैं कि जहेज तगड़ा दिया जाए तो वो इस हाल में भी शादी के लिए तैयार हैं। मामू का बेटा क्या कहता है, मैंने पूछा। वो बड़ा नेक है, कभी कभी घर आता जाता रहता है, रोता रहता है, मुंह से कुछ नहीं कहता। रोता क्यों है? बस जी, बचपन से दोनों साथ खेले हैं। सब ने बचपन से बताया है कि ताजी उसकी दुल्हन है। इंसान को ख्याल तो होता ही है, गोया वो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है। अल्लाह जाने भाई जी, बाप के सामने कुछ नहीं बोल सकता। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं। अच्छा क्यों? शादी होगी तो होंगे ना बच्चे। वो शर्मा कर बोला। अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी? नहीं जी।
अब्बा जब मरने लगे तो उन्हें कॉल दिया था कि जब तक बहन की रुश्ती नहीं कर लूँगा अपनी शादी नहीं करूँगा। मैं सोच में डूब गया। बेइख्तियार दिल चाहा कि जोजी की बहन को देखूं, पता चले कि कैसा जिन है उस पर। एक बार पहले भी एक मकरू और गंदी रूह से एक बच्ची को आज़ाद करवाया था। कुछ सोचकर मैंने जोजी से कहा, जोजी मैं ताजी को देख सकता हूँ? वो मेरी भी बहन है, उसे देखने को जी चाहता है। हम उसे यहाँ ले आएंगे बाई जी। क्यों, तुम मुझे अपने घर नहीं लेके चलोगे? अपने घर? जोजी के चेहरे पर यकदम खुशी चमकी, फिर बुझ गई। फिर वो शर्मिंदा से लहजे में बोला, हमारा घर ऐसा ही है, फिर भी आप चलोगे तो बड़ी खुशी होगी। कितनी दूर है तुम्हारा घर? वो क्या है सामने? वो छप्पर वाला घर पीछे की खिड़की से नजर आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने कहा। मैं इस बोझल माहौल से छुटकारा चाहता था। अपना कुछ नहीं रहा था, हालात के हाथों भटक रहा था। जोजी मुझे अपने घर ले गया। गुर्बत ज़दा घरानों की एक ही तस्वीर होती है, माँ थी, बहन थी और टूटी चारपाइयाँ थीं। टूटी चारपाई पर बैठकर चाय पी। मामूली सी शक्ल सूरत की नौजवान लड़की चाय लाई थी। बैठो ताजी, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैंने कहा। लड़की ने पहली बार नज़र भर के मुझे देखा। जब उसने मुझ पर नज़र डाली तो उसमें ताज्जुब था। उसके तासरात में मुकम्मल होशमंदी थी। उस वक्त मुझे लगा जैसे ताजी जोजी से ज़्यादा होशियार है। बैठ जाओ ताजी, भाई जी बहुत अच्छे आदमी हैं, जोजी बोला और वो बैठ गई। कहाँ से आए हो बेटा? अम्मा ने पूछा। दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली में रहते हो? क्या करते हो? नौकरी करता हूँ। कितना कमाते हो? बस अम्मा, गुजारा हो जाता है, मैंने कहा। शादी हो गई? नहीं, मैंने बेचैनी से कहा। जोजी की माँ के दिल में जो कुछ था उसका अंदाज़ा हो गया था। बेइख्तियार अरशाद अली का घराना याद आया। वहाँ 3 लड़कियाँ बैठी थीं। कितना मुश्किल वक्त आ गया है वालिदैन पर। वो बच्चियाँ कितनी प्यारी थीं, लेकिन उनका कोई मुस्तकबिल नहीं था। जोजी की माँ न जाने क्या क्या बातें करती रही। मेरा जहन उस वक्त शकीला वगैरह में खो गया था। क्या समझ लिया था बेचारों ने मुझे? क्या बीती होगी मेरी गुमशुदगी पर? क्या बताया होगा बेगम साहिबा ने उन्हें? फिर मुझे जोजी की जुल्लाई हुई आवाज़ सुनाई दी, बके जा रही है, बके जा रही है अम्मा। भाई जी ताजी को बहन समझकर देखने आए हैं और तू बेफजूल बातें किए जा रही है। क्या करूं फिर? माँ की रुंधी हुई आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ में बेकसी कूट कूट कर भरी हुई थी। आ तो मेरे साथ आ। जोजी ने माँ का हाथ पकड़ा और उसे लेकर घर से बाहर निकल गया। मैं यही चाहता था कि कुछ वक्त ताजी के साथ मिल जाए ताकि मैं उसका जायज़ा लूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और चूक पड़ा। ताजी के चेहरे के नकूश बदल रहे थे, होंठ मुड़ रहे थे, दांत झांकने लगे थे, आंखें लाल हो रही थीं। मैं गौर से उसका चेहरा देख रहा था। बहुत दिन के बाद मुझे अपनी इस सिफ्त पर गौर करने का मौका मिला था। ये महसूस करके मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मेरी वो कुव्वत आज तक मेरे जहन में महफूज है जो किसी भी मर्ज का पता चला लेती है। लड़की का जहन खुली किताब की तरह मेरे सामने नुमाया हो गया। उसे कोई मर्ज नहीं था, उसका दिमाग शफाफ था। फिर मैंने सरसरी उसके सारे वजूद का तज्जिया किया। वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक लड़की के हलक से एक अजीब सी गुरगुराती हुई आवाज़ निकली, दोबारा इधर का रुख मत करना वरना तेरे बदन से खून का एक एक कतरा चूस लूँगा। ये मेरी महबूबा है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आवाज़ बिल्कुल मर्दाना थी। मैंने एक बार फिर गहरी नज़रों से उसे देखा। फिर यही अंदाज़ा हुआ कि सब फराड है। वो आंखें बदल कर बोल रही है, लेकिन जो कुछ वो कह रही है वो बेहद शानदार था। उसके बदले हुए नकूश बिल्कुल प्रैक्टिस का नतीजा थे। जो कैफियत उसने अपनाई थी वो अच्छे अच्छों की हवा ख़राब करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि सब अदाकारी है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, शायद जोजी अंदर आ रहा था। चुनाचे मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा, सामने कच्ची सराय में ठहरा हुआ हूँ। जो तुम्हारे घर के सामने खिड़की नज़र आती है वो मेरे कमरे की खिड़की है। जो कुछ तुम कर रही हो मुझे इस बात का अंदाज़ा है। चाहो तो मुझे इसकी वजह। अभी इतना ही कहा था कि जोजी अंदर आ गया। उसने ताजी का चेहरा देखा और ठंडी सांस लेकर बोला, उठ, मुझे पता है इधर भी यही सब कुछ हो रहा होगा, चल उठ। उसने ताजी का हाथ पकड़ा और मेरी तरफ देखकर बोला, अभी आया भाई जी, बस 2 मिनट। ये कहकर वो ताजी का हाथ पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ वहां से ले गया।
मेरा जहन इस मफलूकुल हाल घराने की मुश्किलात का अंदाज़ा लगा रहा था। दुनिया में इंसान के लिए क्या क्या मुश्किलात मौजूद हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ देर के बाद जोजी वापस आ गया और फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, देख लिया भाई जी आपने हमारे घर को, यही तमाशा दिन रात होता है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो जोजी, माँ और बहन की खिदमत करके इबादत कर रहे हो। एक बात तुमसे ज़रूर कहूँगा, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। बहुत जल्दी तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, ये मुश्किलें याद भी नहीं रहेंगी। कितनी देर है भाई जी, उम्र गुजर गई, देखें कब फिरेंगे हमारे दिन। वो उदासी से बोला। फिर हम वापस आ गए। बड़ा तजस्सुस था मेरे दिल में। मुझे ये पता चल गया था कि ताजी को कोई बीमारी या साया वाया नहीं। वक्त गुजरता गया, बज़ाहिर मुझे कोई खतरा नहीं था, दिल को भी इत्मीनान था, क्योंकि मेरी रहनुमाई की गई थी। बदी से घबराकर इससे दूर भागने की कोशिश मुनासिब हल नहीं है, बेहतर है कि इसका खात्मा करने की कोशिश की जाए। सो मैं यहाँ तक आ गया और इंतज़ार में था कि बूरिया चरण कब मुझे अपने काम के लिए कहता है। रात हो गई। खाने से फारिग होकर मैं आराम करने के लिए लेट गया। उस वक्त रात के 12 बजे थे जब मुझे कमरे की अकबी खिड़की पर थप थप की हल्की सी आवाज़ें सुनाई दी। मैं चौंक पड़ा। मैंने बेधड़क खिड़की खोल दी। खिड़की के दूसरी तरफ एक इंसानी वजूद काले रंग की चादर में लिपटा हुआ खड़ा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मुझे एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, भाई जी मैं ताजी हूँ। अरे ताजी तुम ठीक तो हो? मैंने कहा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। बोलो। इतना थोड़ा भी नहीं, आप इस खिड़की से बाहर आ जाइए, इसमें सलाखें नहीं हैं, मुझे आपसे ज़रूरी बातें करनी हैं। अच्छा, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। उसे अपने कमरे में बुला सकता था, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बात होती। मैंने वापस आकर जूते पहने और फिर खिड़की से नीचे उतर गया। कमरे का दरवाज़ा पहले ही अंदर से बंद था। आइए भाई जी, वो बोली और एक आवारा रूह की तरह आगे बढ़ने लगी। कुछ फासले पर ऊंचे ऊंचे झाड़ नजर आ रहे थे, जिनके दूसरी तरफ पीपल का दरख्त था। वो उसी तरफ बढ़ रही थी। यहाँ कीड़े मकोड़े नहीं हैं भाई जी, बैठिए। क्या बात है ताजी, आपने ठीक कहा था, मुझ पर ना साया है ना मैं बीमार हूँ, बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। जब जीना नामुमकिन हो जाएगा तो हम दोनों मर जाएंगे। हमने पीर फागन के दरबार पर कसम खाई है। हम दोनों कौन हैं? मैंने पूछा। मैं और कासम। कासम वो है जिससे तुम बचपन से मंसूब हो? हाँ भाई जी, हमने बचपन से एक दूसरे को अपनों की तरह देखा है। ना मैं और ना वो किसी और के बारे में सोच सकते हैं। मेरी माँ का कसूर नहीं, वो तो मामू इकबाल की एक आवाज़ पर मेरा निकाह करने को तैयार हैं, मगर मामू का खून सफ़ेद हो गया है, वो जहेज मांग रहे हैं। मगर तुमने ये ड्रामा करके अपने घर वालों को क्यों परेशान रखा है? कहा ना जीना चाहती हूँ, इसलिए ये सब कर रही हूँ। अम्मा को मेरी बड़ी परेशानी है। मैं ये सब कुछ ना करती तो अब तक मर चुकी होती। अम्मा किसी ना किसी को घेर लेती और मेरी ज़बरदस्ती शादी कर देती। जिन भूत वाला चक्कर चलाकर मैं रिश्ता लाने वालों को भगा देती हूँ। अब तो बड़ी मशहूर हो गई हूँ, अब लोग मेरा रिश्ता नहीं लाते। ज़बरदस्त। ये ड्रामा तुमने कहाँ से सीखा? 8 जमात पढ़ी हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरे पास क्यों आई हो? अम्मा जोजी के पीछे पड़ी हुई है कि आप इतने शरीफ हैं तो आपको मजबूर करे कि आप मुझसे ब्याह कर लें। मेरी आपके पास आने की हिम्मत यूं पड़ गई कि आपने मुझे बहन कहा है। मुझे हंसी आ गई। अगर मैं तुझे बहन ना कहता तो यही अदाकारी करती, इससे भी ज़्यादा करती। मैं खूब हंसा। फिर मैंने कहा, अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरे पास आई है और कोई तुझे तलाश करने निकल पड़ा तो कुछ नहीं होगा। मैं अक्सर निकल आती हूँ, मगर कोई मेरा पीछा नहीं करता। खुद जोजी भी जिन भूतों से बहुत डरता है। अब तो आसपास के लोग भी मुझे देख लें तो दौड़ लगाकर घरों में घुस जाते हैं। इस तरह कासम से भी मिल लेती हूँ। मगर एक बात कहूँ? हाँ बोलो। हम मिलते ज़रूर हैं, मगर हमने कभी एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा, ताकि मौला के पास जाएं तो गुनहगार बनकर ना जाएं। तब अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को ज़रूर कामयाब करेगा ताजी। मैंने खलूसे दिल से कहा। मेहरबानी भाई जी, अल्लाह आपको खुश रखे। बस ये लोग तुम्हें कुछ भी कहें, तुम तैयार मत होना। अब मैं चलती हूँ। मैंने बड़े खलूस से उसे रुखसत किया। उसके बारे में सोचने लगा। दुआ ही कर सकता था, अल्लाह उसकी खुशी पूरी करे। और क्या कर सकता था मैं? दूसरी सुबह बहुत जल्दी जाग गया। हालांकि नींद पूरी नहीं हुई थी,
लेकिन तबीयत पर एक फरहत सी तारी थी। उठकर खिड़की खोली। बाहर का मौसम इतना खूबसूरत था कि बयान से बाहर। बेइख्तियार चाहा कि बाहर की सैर को निकलूं। अपनी इस ख्वाहिश को ना रोक सका। मैं बाहर निकल आया। कोई हाथ सिमत इख्तियार नहीं की और चलता रहा। इक्का दुक्का लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। तकरीबन 1 किलोमीटर चला था कि एक जगह बहुत से लोग खड़े नजर आए। तजस्सुस उभरा। कुछ देर के बाद मैं वहां पहुंच गया। कच्चा अखाड़ा था। बहुत से पहलवान लंगोट कसे जोर कर रहे थे। बहुत से किनारे खड़े उन्हें देख रहे थे। अचानक एक लंबा तिरंगा मुअम्मर आदमी आगे बढ़ा। 2 ऐसे नौजवानों के पास पहुंच गया जो एक दूसरे में गुत्थम गुत्था थे। उसने उनमें से एक के मुंह पर बड़े जोर का थप्पड़ मारा। क्या थप्पड़ था। अच्छे खासे वजनी नौजवान ने 2 कलाबाजियां खाई थीं। उमर रसीदा आदमी ने गालियां बकते हुए कहा, अगर तुझसे कला जंग नहीं लगाई जा रही तो चांटी क्यों नहीं लगा रहा? इतनी देर से दोनों अरे बहनसे बने हुए हो। और तू? उमर रसीदा आदमी दूसरे जवान की तरफ बढ़ा तो उसने खौफ से पीछे हटते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। माफ़ी उस्ताद जी, माफ़ी, गलती हो गई। कान पकड़कर 100 उठक बैठक लगा। चल शुरू हो जा। नौजवान ने जल्दी से कान पकड़े और स्कूल के बच्चों की तरह उठक बैठक करने लगा। अबे हाँ, देखो बकरों की तरह टक्करें मार रहे हैं, कोई दाव नहीं आजमा रहा। उसने खड़े हुए तमाशा देखने वालों से कहा। उसी वक्त उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। बात करते हुए रुख बदल रहा था। मुझ पर नजर पड़ी तो जल्दी से दोबारा मुझे देखा। देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरे पास आया। करीब से मुझे देखता रहा, फिर सरसराती आवाज में बोला, मसूद। मुखातब ही मैं था। उसने मेरे वालिद साहिब का नाम लिया था, इसलिए मेरा जवाब देना जरूरी था। उसने दोबारा कहा, मसूद, तू मसूद है ना? नहीं, मेरा नाम कामरान है। अच्छा, हाँ ठीक है। वो इतना जवान कैसे हो सकता है? मगर जवान हैरत है। ये तो सुना है कि अल्लाह पाक ने हर इंसान के साथ हम शक्ल बनाए हैं, मगर ऐसे हम शक्ल के बंदा देखता ही रह जाए। मगर तुझे पहले कभी नहीं देखा। कहीं बाहर से आया है? हाँ, दिल्ली से आया हूँ। एक और बात बताना चाहता हूँ। हाँ बोल। बड़ी पुरानी कहानी याद दिला दी तूने, बोल। मेरे वालिद साहिब का नाम मसूद था और उनके वालिद का नाम महफूज अहमद था। ओ तेरी खैर, तू तो मसूद का बेटा है, पाकिस्तान से आया है? हाँ। ओ मेरी जान, मैं तेरा चाचा हूँ। अली खान मेरा नाम है। मसूद कहाँ है? वो इंतकाल हो चुका है उनका, अल्लाह मग़फ़िरत करे। बोदी ओ बोदी, चल अखाड़ा चला, मेरा मेहमान आया है, मैं चलता हूँ। आओ बेटे आओ। आप अपना काम करें चाचा जी, मैं यहीं खड़ा हूँ, हम बाद में बातें कर लेंगे। नहीं बेटे आओ, तुमने पागल कर दिया है। और तुम्हें क्या मालूम मसूद मेरे लिए क्या था? हम बचपन से साथ पले बड़े थे, साथ खेले थे, बस फिर तकदीर ने अलग कर दिया। आओ आ जाओ। अली खान पहलवान का घर बहुत अच्छा था, खास तर्ज का बना हुआ था। एक बड़ी सी बैठक में उन्होंने पूरा खानदान जमा कर लिया, बेटे बेटियां बहुएं। खास तौर से उन्होंने अपनी बेगम को आगे बुलाया और बोले, पहचानो कौन है? सफ़ेद बालों वाली खातून ने मुझे देखा और फिर झट से बोली, मसूद भैया का बेटा लगे है, उन्हीं की शक्ल का है। खातून के जवाब पर मैं दंग रह गया। क्या याददाश्त थी, अली पहलवान ने कहा। हैरान मत हो बेटा, पहले मोहब्बतें ऐसी ही थीं। जमीला को मसूद भाभी नहीं बहन कहा करता था। ये भी हमारी बचपन की साथी थी। बड़ा वक्त लगा है हमारे साथ। मसूद भैया भी साथ आए हैं। तुम लोग तो पाकिस्तान में रहते हो? चची ने पूछा। मसूद अब इस दुनिया में नहीं है, चला गया दुनिया छोड़कर, अली चचा गुलगेर लहजे में बोले और खातून ने दुपट्टा आंखों पर रख लिया। चंद लम्हे सोग की फजा रही, फिर अली पहलवान ने कहा, चलो आराम का बंदोबस्त करो इसके लिए। अरे तेरा सामान कहाँ है कामरान? वो चचा जान, मैंने कच्ची सराय में कमरा लिया हुआ है। मैंने कहा, चल कोई बात नहीं, तुझे हमारे बारे में पता कहाँ होगा, आ जाएगा सामान उधर से। वो मैं उधर आराम से हूँ, कोई परेशानी नहीं है, आपके पास रोज आता रहूँगा। और हमने ये मड़िया आग लगाने के लिए बनाई है। हैं? अली चचा ने कहा, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं फंस गया हूँ। ये रवायती मोहब्बत है जिसमें कोई खोट नहीं होती। खामोश हो गया। बड़ा बड़ा घर था, सब मेरे इर्द गिर्द थे। बड़ी खातर मदारत हुई। दोपहर को अली चचा ने कहा, तू तो पहली बार हिंदुस्तान आया है? जी चचा।
خوش ہو پاکستان میں؟ جی اللہ کا شکر ہے، مسعود تو یہاں بڑی پریشانی میں رہا، ہم سب کھلن رہے تھے، دولت حاصل کرنے کے چکر میں رہتے تھے۔ اسے کوئی کالے علم والا مل گیا، اس نے سفلی علم شروع کر دیا،